और अब हम रेल की पटरियों पर चीन द्वारा किए गए एक चमत्कार का डीएनए टेस्ट करेंगे। ट्रेन्स को यातायात का एक ऐसा साधन माना जाता है जिसके जरिए लंबी दूरी की यात्राएं की जा सकती हैं और सामान को भी एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाया जा सकता है। लेकिन क्या आपने कभी ऐसी ट्रेन के बारे में सुना है जो चीन से लंदन जा सकती है? हमें यकीन है आप में से बहुत सारे लोगों को ये बात असंभव सी लगती होगी, लेकिन आज हम आपको एक ऐसी ही ट्रेन की सवारी कराएंगे जो अपने रिकॉर्ड तोड़ सफर पर निकल चुकी है। चीन के शेजियांग प्रांत के शीवू शहर से 1 जनवरी को एक ऐसी मालगाड़ी रवाना हुई है जो 18 दिन का सफर करके 18 जनवरी को लंदन पहुंच जाएगी। इस दौरान ये ट्रेन करीब 12,000 किलोमीटर का सफर तय करेगी। आपको बता दें कि ये कोई यात्री ट्रेन नहीं है, बल्कि ये एक मालगाड़ी है जिसमें 88 कंटेनर्स लगे हुए हैं। अब आपको इस ट्रेन के रूट मैप के बारे में भी बताते हैं। ये ट्रेन चीन से चलते हुए पहले कजाकिस्तान पहुंचेगी, फिर रूस, बेलारूस, पोलैंड, जर्मनी, बेल्जियम और फ्रांस होती हुई लंदन के बाकिंग स्टेशन पर पहुंचेगी। यानी इस ट्रेन के रास्ते में जो स्टेशंस आएंगे वो शहर नहीं बल्कि देश होंगे। लंदन पहुंचने से पहले यह ट्रेन चैनल टनल से होकर गुजरेगी। चैनल टनल दरअसल समुद्र के नीचे बनाई गई दुनिया की सबसे लंबी सुरंग है। यह सुरंग इंग्लिश चैनल के नीचे बनाई गई है। इंग्लिश चैनल समुद्र का वो हिस्सा है जो फ्रांस से इंग्लैंड को अलग करता है। यानी ये ट्रेन लंदन पहुंचने से पहले करीब 50 किलोमीटर तक समुद्र के नीचे बनाई गई एक सुरंग में भी दौड़ेगी। वैसे ये पहली बार नहीं है जब चीन को ट्रेन के जरिए यूरोप से जोड़ा गया है। चीन की मालगाड़ियों की पहुंच पहले से यूरोप के 14 शहरों तक है। लंदन इस लिस्ट में 15वां शहर होगा। आपको बता दें कि चीन पहले से ही स्पेन के मैड्रिड तक मालगाड़ियां चला रहा है और चीन के यीवू शहर से स्पेन के मैड्रिड तक बने रेल रूट को दुनिया का सबसे लंबा रेल रूट माना जाता है। इसकी लंबाई करीब 13,000 किलोमीटर है। चीन यूरोप तक जाने वाले अपने रेल नेटवर्क के जरिए 2200 साल पुराने उस सिल्क रूट को पुनर्जीवित करने की कोशिश कर रहा है जिसने चीन को उस दौर में दुनिया के सबसे अमीर और शक्तिशाली देशों में शामिल कर दिया था। चीन इसे आयरन सिल्क रूट कहता है क्योंकि यह सिल्क रूट सड़क के रास्ते नहीं बल्कि लोहे की पटरियों द्वारा चीन को यूरोप से जोड़ रहा है। चीन ने जो मालगाड़ी लंदन की तरफ रवाना की है उस मालगाड़ी में घर का सामान, बैग्स, सूटकेसेस और कपड़े शामिल हैं। चीन इस ट्रेन के जरिए यूरोप से व्यापारिक फायदा उठाना चाहता है क्योंकि हवाई जहाज के जरिए सामान भेजने में वक्त तो कम लगता है लेकिन लागत बहुत बढ़ जाती है। इसी तरह समुद्र के रास्ते सामान भेजने में पैसा तो कम लगता है लेकिन वक्त बहुत ज्यादा लगता है, जबकि ट्रेन के जरिए व्यापार करना हवाई जहाज के मुकाबले सस्ता और समुद्री जहाज के मुकाबले तेज है। इसलिए चीन यूरोप के ज्यादा से ज्यादा देशों को रेल नेटवर्क के जरिए अपने देश से जोड़ना चाहता है। आपको बता दें कि सिल्क रूट वो व्यापारिक मार्ग है जिसके जरिए चीन 2200 वर्ष पहले अपना रेशम यूरोप के देशों को बेचा करता था और बदले में उन देशों से सोने और चांदी जैसी वस्तुओं का आयात करता था। भारत भी सिल्क रूट का एक अहम हिस्सा हुआ करता था। चीन चाहता है कि वो एक बार फिर इसी व्यापारिक रास्ते का इस्तेमाल आर्थिक तरक्की के लिए शुरू करे। चीन और पाकिस्तान के बीच बन रहा चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर यानी सीपेक भी इसी आधुनिक सिल्क रूट का हिस्सा है। इसी तरह चीन वर्ष 2016 में ईरान की राजधानी तेहरान और चीन के शहर यीवू के बीच रेल रूट की शुरुआत कर चुका है। इस रूट पर चलने वाली मालगाड़ी को करीब 10,400 किलोमीटर का सफर तय करना पड़ता है और इसमें उसे 14 दिनों का वक्त लगता है। चीन अपने शहर कुनमिंग से भारत के कोलकाता तक भी हाई स्पीड ट्रेन चलाना चाहता है। चीन चाहता है कि बांग्लादेश और म्यांमार भी इस परियोजना का हिस्सा बन जाएं। चीन सिल्क रूट के जरिए खुद को पूरी दुनिया से जोड़ना चाहता है, ऐसी उसकी इच्छा है और लंदन, मैड्रिड और ईरान तक ट्रेन चलाकर उसने अपनी इस बड़ी योजना को अमल में लाना भी शुरू कर दिया है। अब हम आपको चीन के सिल्क रूट पर बिना टिकट वाला सफर करवाएंगे और ये विश्लेषण देखकर आपको बहुत सारी नई जानकारियां आज मिलेंगी।
के यीवू शहर से चली मालगाड़ी तो कुछ दिनों में लंदन के बार्किंग स्टेशन तक पहुंच जाएगी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि चीन का यह चमत्कार सिर्फ लंदन और यूरोप तक ही सीमित नहीं है। अगर चीन की चली तो दुनिया के करीब 65 देश इसी तरह एक दूसरे के साथ रेल की पटरियों के सहारे जुड़ जाएंगे। ये तमाम देश उस आर्थिक मालगाड़ी के डिब्बे होंगे जिसका इंजन खुद चीन बनना चाहता है। दरअसल चीन दुनिया के ज्यादातर देशों को नई सिल्क रोड और वन बेल्ट वन रोड योजना पर राजी करना चाहता है। जो देश धीरे धीरे चीन की बात समझ रहे हैं वो नई सिल्क रोड के जरिए चीन और एशिया से जुड़ते जा रहे हैं। चीन के यीवू से चली मालगाड़ी लंदन पहुंचने में 18 दिनों का वक्त लेगी, क्योंकि इस दौरान इस मालगाड़ी को 12,000 किलोमीटर का सफर तय करना होगा। लेकिन यह मालगाड़ी इस दौरान जिन देशों से होकर गुजरेगी वो सभी देश अपने आप इस आयरन सिल्क रूट का हिस्सा बन जाएंगे। जैसे कि कजाकिस्तान, रूस, बेलारूस, जर्मनी, बेल्जियम, फ्रांस और इंग्लैंड। हालांकि इस रूट पर पटरियों का साइज अलग अलग होने की वजह से इन कंटेनर्स को कई बार दूसरी ट्रेन में लगाना पड़ेगा। भारत समेत दुनिया के कई देश चीन और पाकिस्तान की सीपेक परियोजना को शक की निगाह से देखते हैं। चीन पर शक किया जाना भी ठीक है, क्योंकि चीन सीपेक के जरिए सामरिक और रणनीतिक फायदे भी उठाना चाहता है। लेकिन यहां यह समझना भी जरूरी है कि सीपेक की सड़क भी उसी प्राचीन सिल्क रूट का आधुनिक संस्करण है, जिसने चीन समेत पूरे दक्षिण एशिया को 2200 वर्ष पहले ही पूरी दुनिया का व्यापारिक केंद्र बना दिया था। चीन चाहता है कि वो इसी 2200 वर्ष पुराने सिल्क रोड को पुनर्जीवित कर दे। अगर चीन का यह सपना पूरा होता है तो इसका असर पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा। दरअसल प्राचीन सिल्क रूट भी कोई एक व्यापारिक मार्ग नहीं था, बल्कि वो अलग अलग व्यापारिक मार्गों का एक नेटवर्क था। और आज का सिल्क रूट भी कुछ ऐसा ही होगा, यानी कहीं देशों को जोड़ने के लिए लोहे की पटरियों का इस्तेमाल होगा तो कहीं सड़क का, और जहां दोनों नाकाम हो जाएंगे वहां समुद्र के रास्ते देशों को जोड़ा जाएगा। द वर्ल्ड एंड ब्रिज रिपोर्ट के मुताबिक वन बेल्ट वन रोड की जद में दुनिया के 65 देश आते हैं। इन 65 देशों में दुनिया की 63% आबादी यानी करीब 450 करोड़ लोग रहते हैं। लेकिन इतने सारे लोग मिलकर जो मेहनत करते हैं उसका आउटपुट दुनिया के कुल आउटपुट के मुकाबले सिर्फ 29% है। रिपोर्ट के मुताबिक अगर वन बेल्ट वन रोड का सपना पूरा होता है तो वर्ल्ड आउटपुट में इन 65 देशों का हिस्सा बहुत बड़ा हो जाएगा। दरअसल न्यू सिल्क रोड के जरिए पूरी दुनिया के बीच एक ऐसा ब्रिज बनाने की कोशिश की जा रही है जिससे सभी का फायदा होगा। यूरोप विकास के चरम पर पहुंच चुका है, जबकि एशिया और अफ्रीका के ज्यादातर देश अब भी विकासशील हैं। यूरोप को अपना सामान बेचने के लिए एशिया की जरूरत है और एशिया को तकनीक हासिल करने के लिए यूरोप की, और इन्हीं दो जरूरतों के बीच ब्रिज का काम कर सकती है आधुनिक सिल्क रोड। Indeed, the Silk Road Initiative, reconstruction of the economic Silk Road economic belt, or as it is called, One Belt, One Road Initiative, brings new momentum for developing economic ties on the Eurasian continent. Indeed, Europe needs dynamism from China and from Asian countries, and vice versa. Asian countries need new technologies and know-how from Europe. So this is a network of different routes developing connectivity between Europe and Asia. नए सिल्क रोड के जरिए पूरी दुनिया को एक सूत्र में बांधा जा सकता है, जिसमें यूरोप, अमेरिका, अफ्रीका और एशियाई महाद्वीपों के बीच न सिर्फ भेदभाव खत्म होगा, बल्कि तरक्की के रास्ते पर चलने से आतंकवाद की समस्या का भी हल हो सकता है।
2000 वर्ष पहले इसी सिल्क रोड की बदौलत यूरोप और एशिया एक दूसरे के करीब आए थे। तब न सिर्फ वस्तुओं का आदान प्रदान हुआ करता था, बल्कि संस्कृति, धर्म और दर्शन भी एक दूसरे में घुल मिल गए थे। भारत में बौद्ध धर्म का तोहफा चीन को इसी सिल्क रूट की मदद से मिला था। 2000 years ago, the ancient Silk Road connected cultures and people, and there were all kinds of modes of traveling: horses, camels, ships, and it did create the basis for a tremendous increase of wealth of all the countries which participated in the Silk Road. So I think that if we basically revive this conception, it will be to the benefit of all participating countries. चीन चाहता है कि वो दक्षिण एशिया के देशों जैसे लाओस, वियतनाम, थाईलैंड, म्यांमार और बांग्लादेश होते हुए भारत के कोलकाता तक एक हाई स्पीड रेल नेटवर्क की शुरुआत करे, क्योंकि इससे ये पूरा इलाका यूरोप से जुड़ सकता है। क्योंकि चीन के यू शहर में पहले से ऐसी रेल की पटरियां मौजूद हैं जो सीधे यूरोप तक जाती हैं। Another line is from Kunming in China to Hanoi of Vietnam, and then along the coastline of Vietnam to Ho Chi Minh City, and then turn west to connect up with Cambodia, Phnom Penh, and then Bangkok again, and then to Myanmar and onwards. And eventually, this Pan-Asian network is going to be connected with the Eurasian network through China. नए सिल्क रोड नेटवर्क के जरिए अफ्रीका और मध्य एशिया के देशों को भी आपस में जोड़ने की योजना बनाई जा रही है। यहाँ तक कि चीन रूस से होते हुए अमेरिका और कनाडा तक भी हाई स्पीड रेल नेटवर्क शुरू करना चाहता है। इस रेल रूट के जरिए चीन, रूस, कनाडा और अमेरिका आपस में जुड़ पाएंगे। इसके लिए चीन, रूस और अमेरिका को जोड़ने वाली बेरिंग स्ट्रेट के नीचे 200 किलोमीटर लंबी समुद्री सुरंग बनाने पर विचार कर रहा है। लेकिन इस सपने को पूरा करना इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि जब दुनिया के ज्यादातर देश आतंकवाद पर एक नहीं हो पा रहे, तो फिर अर्थव्यवस्था के नाम पर आसानी से एक कैसे हो पाएंगे। लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू यह है कि अगर सभी देश विकास के धागे के जरिए एक दूसरे से जुड़ जाएंगे, तो फिर आतंकवाद अर्थव्यवस्था की पटरियों पर लेटकर खुद की खुदकुशी कर लेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। उम्मीद करते हैं कि आपको ये सफर बहुत अच्छा लगा होगा। यहाँ आपको ये भी पता होना चाहिए कि दुनिया में दूसरे सबसे लंबे ट्रेन रूट्स कौन कौन से हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि दुनिया में सबसे लंबे रूट पर ट्रेन चलाने का रिकॉर्ड चीन के नाम पर है। पूर्वी चीन के यीवू शहर से स्पेन की राजधानी मैड्रिड तक एक मालगाड़ी चलती है और ये दूरी 13,000 किलोमीटर की है। दुनिया का दूसरा सबसे लंबा ट्रेन रूट रूस की राजधानी मॉस्को से नॉर्थ कोरिया की राजधानी प्योंगयांग तक का है। मॉस्को से प्योंगयांग तक जो ट्रेन चलती है वो 10,214 किलोमीटर का सफर तय करती है। इस दूरी को तय करने में इस ट्रेन को करीब 8 दिन का समय लगता है। वैसे इसी रूट का एक हिस्सा है जो ट्रांस साइबेरियन रेल लाइन के नाम से भी मशहूर है। इस लाइन पर ट्रेन रूस की राजधानी मॉस्को से रूस के ही एक और शहर व्लादिवोस्टॉक तक पहुंचती है। यह रूट 9,258 किलोमीटर लंबा है। अक्टूबर 2016 में ट्रांस साइबेरियन रेल लाइन ने 100 साल पूरे किए थे। इस रूट पर चलने वाली ट्रेन 485 रेलवे ब्रिजेस, 87 शहरों, 16 नदियों और 8 अलग अलग टाइम जोन से होते हुए गुजरती है। इस रेल रूट का निर्माण वर्ष 1916 में पूरा हुआ था और मॉस्को से व्लादिवोस्टॉक जाने वाले यात्रियों को इस ट्रेन में पूरा एक हफ्ता गुजारना पड़ता है। इस ट्रेन में यात्री फर्स्ट, सेकंड या थर्ड क्लास जैसी श्रेणियों के टिकट पर सफर कर सकते हैं। ट्रांस साइबेरियन रेलवे की तरफ से यात्रियों की सुविधाओं का पूरा ध्यान रखा जाता है। और यहाँ पर मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूँ, और वो ये है कि जब हम ट्रांस साइबेरियन रेलवे पर रिसर्च कर रहे थे, तब हमें इस रूट पर एक भी बड़े रेल एक्सीडेंट की खबर नहीं मिली। अगर ये तथ्य सही है तो भारतीय रेल को ट्रांस साइबेरियन रेलवे से सबक लेना चाहिए, इससे सीख लेनी चाहिए, क्योंकि 100 साल पुरानी और दुनिया की सबसे लंबी रेल लाइंस में से एक पर अगर
कभी भी कोई बड़ा एक्सीडेंट नहीं हुआ है, तो इसका मतलब यह है कि भारतीय रेल के सिस्टम में कहीं ना कहीं बहुत बड़ी कमी है। यहां आपको भारत की सबसे लंबी दूरी वाली ट्रेन के बारे में भी जानकारी होनी चाहिए। वैसे तो आप रहते भारत में हैं, लेकिन हो सकता है आपको इनके बारे में ना पता हो। भारत में असम के डिब्रूगढ़ से तमिलनाडु के कन्याकुमारी तक चलने वाली विवेक एक्सप्रेस नामक ट्रेन सबसे लंबी दूरी की रेलगाड़ी है। ये ट्रेन 4273 किलोमीटर का सफर तय करती है। जी हां, यही जो रूट है ये हमारा सबसे लंबा रूट है। हालांकि भारत भी दूसरे देशों तक ट्रेन चला रहा है, लेकिन ये ट्रेन सेवाएं सिर्फ पड़ोसी देशों तक ही सीमित हैं। दिल्ली से पाकिस्तान के लाहौर शहर के बीच समझौता एक्सप्रेस इस वक्त चलती है, जो वाघा बॉर्डर से पाकिस्तान में दाखिल होती है। इसी तरह से जोधपुर से कराची के बीच थार एक्सप्रेस भी चलती है। भारत और बांग्लादेश के बीच भी ट्रेन सेवा है, जिसका नाम है मैत्री एक्सप्रेस। ये ट्रेन कोलकाता से ढाका के बीच चलती है। वहीं भारत के रक्सौल और नेपाल के वीरगंज के बीच भी सन 2005 से एक ट्रेन चल रही है। भारत फिलहाल भूटान तक ट्रेन चलाने की योजना बना रहा है, यानी भारत अब भी सिर्फ अपने 3 पड़ोसी देशों तक ही ट्रेन चला रहा है, जबकि चीन भारत से बहुत आगे निकल चुका है और चीन का रेल नेटवर्क अब यूरोप तक पहुंच चुका है। इससे भारत को भी सीखना चाहिए और हो सके तो प्रेरणा भी लेनी चाहिए। सुपर पावर बनने के लिए ऐसे कदम उठाना बहुत जरूरी होता है। और एक तरफ चीन ने अपने रेल नेटवर्क को लंदन तक पहुंचा दिया है, लेकिन भारत जैसे देश अब भी अपनी सड़कों और यातायात व्यवस्था को लेकर ही संघर्ष कर रहे हैं। डीएनए में अब हम उस राक्षस का विश्लेषण करेंगे जो हर साल भारत के लाखों लोगों की जान ले रहा है। हम भारत में होने वाली सड़क दुर्घटनाओं की बात कर रहे हैं। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो ने वर्ष 2015 के आंकड़े जारी किए हैं, जिनके मुताबिक 2014 के मुकाबले 2015 में सड़क हादसे 5% बढ़े हैं। ये आंकड़े बहुत चौंकाने वाले और डराने वाले हैं, इसलिए इनके बारे में देश के हर नागरिक को पता होना चाहिए और हम चाहते हैं कि इन्हें देखकर आपको चिंता भी होनी चाहिए। हमें उम्मीद है कि इन आंकड़ों को देखने के बाद आप सड़क पर पहले से ज्यादा सावधानी बरतेंगे। एनसीआरबी के आंकड़ों के मुताबिक 2015 में हमारे देश में हुई सड़क दुर्घटनाओं में 1,48,707 लोग मारे गए थे। अगर हम 2014 में हुई सड़क दुर्घटनाओं से इसकी तुलना करें तो 2014 में पूरे देश में 1,41,526 लोग मारे गए थे, यानी 2014 के मुकाबले 2015 में 7,181 लोग ज्यादा मारे गए। इसके अलावा 2015 में देश भर में कुल मिलाकर 4,96,762 ट्रैफिक एक्सीडेंट्स हुए, जो चिंता का विषय है। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो के वर्ष 2015 के इन आंकड़ों को जब हमने गौर से स्टडी किया तो एक और चौंकाने वाली बात हमें पता चली। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि वर्ष 2015 में सड़क हादसों में मरने वाले 74% लोगों को अपनी गलती से नहीं बल्कि दूसरे की गलती की वजह से अपनी जान गंवानी पड़ी। जी हां, 74%। 2015 में सड़क दुर्घटनाओं में मारे गए 1,48,000 से ज्यादा लोगों में से करीब 1,01,000 लोगों की जान ट्रैफिक वायलेटर्स की गलती की वजह से हुई, यानी ऐसे दूसरे लोगों की वजह से ये लोग मारे गए जो कि यातायात के नियमों का उल्लंघन कर रहे थे। यानी यातायात के नियम का उल्लंघन कोई और करता है और जान किसी दूसरे की जाती है। इसका मतलब है सड़क दुर्घटनाओं में लोग अपनी गलती की वजह से कम और दूसरों की गलती की वजह से ज्यादा मारे जा रहे हैं। सड़क दुर्घटनाओं में सबसे ज्यादा 2 व्हीलर चलाने वाले मारे गए। 2015 में 2 व्हीलर चलाने वाले 43,540 लोग मारे गए और इनमें से भी 63% विक्टिम थे, जबकि 37% ट्रैफिक वायलेटर्स थे। 2015 में कार दुर्घटनाओं में करीब 18,500 लोगों की मौत हुई और इसमें से 78% लोग ऐसे थे जिनकी खुद की कोई गलती नहीं थी, यानी 22% ट्रैफिक वायलेटर्स की वजह से इन 78% लोगों की जान चली गई। ट्रकों की वजह से हुए एक्सीडेंट्स में 28,910 लोगों की मौत हुई और इनमें भी 78% लोग बिना किसी गलती के मारे गए, यानी उनकी खुद की कोई गलती नहीं थी। यानी सड़क पर यातायात के नियमों का पालन न करने वाले कुछ लोगों की वजह से ज्यादातर लोग मारे जा रहे हैं। 2015 में देश में आतंकवाद की वजह से
722 लोगों की मौत हुई थी। इस बात को आप ध्यान से सुनिए। 2015 में आतंकवाद की वजह से 722 लोग मारे गए, जबकि इसी वर्ष सड़क हादसों में 1,48,000 से ज्यादा लोग मारे गए। यानी भारत में जितने लोग आतंकवादी घटनाओं में मारे जाते हैं, उससे 204 गुना ज्यादा लोगों की मौत सड़क दुर्घटनाओं में होती है। विडंबना यह है कि पिछले 70 वर्षों में हमारे देश की सरकारों ने ऐसा कोई काम नहीं किया जिससे ये सड़क दुर्घटनाएं रुकें या ये कम हो सके, क्योंकि सड़क दुर्घटनाओं में मरने वाले लोगों की संख्या लगातार हर साल बढ़ती जा रही है। अब सवाल यह है कि जिस देश में सड़क दुर्घटनाओं में इतने ज्यादा लोग मारे जाते हों, वो देश दुनिया की सुपर पावर कैसे बन सकता है? सड़क हादसे 3 वजहों से होते हैं। पहला, अपनी गलती से, दूसरा सामने वाले की गलती से, और तीसरी गलती होती है यातायात से जुड़े इंफ्रास्ट्रक्चर की। और हमारा देश इन तीनों में ही मार खा रहा है। हमारे देश में कई बार गलत जगहों पर फ्लाईओवर बना दिए जाते हैं, जिनकी डिजाइन जो है सही नहीं होते। गलत डिजाइन के साथ फ्लाईओवर्स या पुल बना दिए जाते हैं। गलत जगहों पर यू टर्न बना दिए जाते हैं। कई बार सड़कों का पूरा की पूरा डिजाइन ही गलत होता है और सड़कें अक्सर ऐसी खस्ता हालत में होती हैं कि वहां पर गाड़ी चलाना या टू व्हीलर चलाना अपनी जान के लिए वैसे भी बहुत खतरनाक होता है। और हमारे देश की सड़कों पर आपने ये भी देखा होगा, स्ट्रीट लाइट या रोड लाइट बहुत ही कम है। इसलिए जो लोग रात में इन सड़कों पर निकलते हैं वो भी अक्सर दुर्घटनाओं का शिकार हो जाते हैं।